बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल व्यू। मैं हूं आपके साथ मुशल बुखारी। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद रज़ा। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हमने देखा NA 249 कराची का हल्का जहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन जो है वो गुज़श्ता रोज़ हुआ और उसमें पोलिंग ख़त्म होने के बाद यानी शाम 5 बजे से लेकर और फिर जब तक नताइज सामने आए तकरीबन 11 घंटे का ये तवील जो है ये दौरानिया था और उसमें जो कुछ होता रहा, एक कन्फ्यूजन नज़र आई मुसलसल। तकरीबन तमाम पार्टीज़ ने फतह के ऐलानात किए, सभी ये दावे कर रहे थे कि शायद वो जीत गए हैं और उसके बाद फिर आखिर में जिन लोगों ने फतह का दावा किया था उन्होंने ही चोर चोर के नारे लगाने शुरू कर दिए। किसी ने मुस्तरद किया, किसी ने इन नताइज को चैलेंज किया। सो ये सूरत हाल वैसे तो हम हर इंतखाबात में देखते हैं कि जो हारने वाली पार्टीज होती हैं, उम्मीदवार होते हैं, वो इल्जामात लगाते हैं धांधली के, लेकिन इस मरतबा कुछ सूरत हाल जो है वो बड़ी कंफ्यूजिंग और बड़ी अजीबो गरीब, कुछ दिलचस्प भी थी, लेकिन अफसोस ज्यादा होता है। और इसके अंदर हुआ क्या, खासतौर पर जो ताखीर हुई इतनी ज्यादा और फिर जीत के ऊपर भी जिस तरह के सवालात उठ रहे हैं, क्योंकि किसी एक पार्टी ने एतराज नहीं किया, तमाम पार्टीज जो हैं और तमाम उम्मीदवार जो हैं वो इस पे एतराजात उठा रहे हैं। आज हम इसी सिस्टम के हवाले से बात करेंगे। इलेक्टोरल सिस्टम जो पाकिस्तान के अंदर जो मुरव्वजा जो तरीक़ाकार है उसके ऊपर हमेशा सवालात उठते हैं, चाहे वो सेनेट के इलेक्शन हो, चाहे इससे पहले डस्का के जो इंतखाबात थे ज़िमनी, या ये वाले इंतखाबात हो। सो ये सवालात का सिलसिला, इल्ज़ामात का सिलसिला और ये जो सिस्टम है ये आखिर कब तक इसी तरह से जारी और सारी रहेगा, इसी के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। और हमें ज्वाइन किया है कंवर दिलशाद साहब, हमारे साथ मौजूद है साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब आपके वक्त के लिए। कंवर साहब, शायद ही कोई इंतखाबात ऐसे हों, मुझसे तो ज्यादा जाहिर है आप ये सारा आपका एक्सपीरियंस आपके अपने सामने और आपकी अपनी एक तरह से लीडरशिप में जो है वो ये सब कुछ होता रहा और आप देखते रहे। मैं सिर्फ पूछना ये चाह रही हूँ कि सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा, क्या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जरूरत है, वो नहीं हो पा रहे हैं, या फिर वजह क्या है इसकी? असूली तौर पर इंतखाबी इस्लाहात का जो सिलसिला होता है ये तो जी। हमेशा हर साल ही चलता रहता है। ये इसका सिलसिला कभी बंद नहीं होता। ये हर इलेक्शन के बाद जिसमें खामियां नजर आए तो आप उसकी इस्लाहात कर सकते हैं, कानून में तरमीम कर सकते हैं, कानून साजी कर सकते हैं। ये तो एक बड़ी एक ओपन है डिबेट कि जब भी इलेक्शन हो उसके फौरन बाद भी जो कोताहियां कमजोरियां नजर आए उस पर आप कानून साजी कर लें, ये तो अच्छी बात है। लेकिन हमारे मामला ये होता है, जैसे आप कराची की तरफ आइए, कराची में हमारी बदकिस्मती ये हुई, मेरी आज इलेक्शन कमीशन से बात हो रही थी कि उन्होंने इसको सही तरीके से काम को जो है इनको हालात से आगाह नहीं किया और कंफ्यूजिंग पैदा हो गई। इसमें ये हुआ है कि हमारे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे वो तकरीबन जब रात को 2 बजे अपना रिजल्ट लेकर रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुंचे तो वहाँ बहुत बड़ा ग्राउंड था। उस ग्राउंड में वहां जाके जमा हो गए, लेकिन वहां लाइन लग गई। 276 प्रिजाइडिंग ऑफिसर आप देखें आप, अब 276 प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, वहाँ रेंजर खड़ी है, पुलिस खड़ी है, उनको चेक कर रही है अंदर जाने के लिए। वजह से सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसमें देर लग गई। वो अंदर पहुंचे आते हुए को रात के 2:30 बजे अपना सारा रिजल्ट लेकर। अब वो 276 प्रिजाइडिंग ऑफिसर रिटर्निंग ऑफिसर को अपना रिजल्ट पेश कर रहे हैं हर हल्का अपने अपने पोलिंग स्टेशनों का। अब वो उन्होंने बकायदा कंप्यूटराइज करना है, उसको बकायदा RMS के तहत उसको ऑनलाइन लेके आना है। तो वहाँ वो सारा सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा। कंप्यूटर भी जो है वो उसका इंटरनेट नहीं चला, वो भी आहिस्ता चलता रहा, जिसकी बना पर सुबह 4 बज गए। इसमें कोई शफाफियत थी, इसमें कोई गड़बड़ नहीं हुई है। इसमें इंतजामी तौर पर बदनजमी पैदा हुई है। प्रिजाइडिंग ऑफिसरों को इस अंदाज से आप अंदर लेके जाते, उनको VIP तरीके से ट्रीट करते, बैठाते करते, तमाम उससे रिकॉर्ड ले लेते। तो ये इलेक्शन कमीशन की यहाँ कमजोरियां हैं, उनको करना चाहिए था। दिलशाद साहब, एक सवाल ये है कि ये अब कानून के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक जो फॉर्म 45 है वो जो पोलिंग स्टेशन पे ऑफिसर है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, उसने साइन करके काउंटिंग के बाद जो पोलिंग एजेंट्स हैं हर जमात के उनके हवाले करना है। ऐसे ही है सर? बिल्कुल, ये तो उन्होंने दिया है। तो जब दे दिया सर जी, जब दे हाँ। दिया तो चाहे जो पोलिंग का अमला, जो पोलिंग स्टेशन का अमला है, चाहे वो घंटा लेट जाए, आधा घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, फॉर्म तो मिल गया पोलिंग एजेंट्स को, सियासी जमातों के पास रिकॉर्ड तो आ गया। अरे वो तो कार्ड दिखा दिया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि टर्न आउट कम था। टर्न आउट की वजह से जो है बहुत से लोग होते हैं ना, आप ये जितने जो कौमी असम्बली के जो मेंबर बने हैं पॉपुलर पार्टी है, मतलब खेल साहब जो है, तो उस पर आप देखेंगे सिर्फ 5% इसमें है हमारे इंतखाबी इस्लाहात में बहुत जो जो जरूरत है बुनियादी चीज की तब्दील करने की, जो हमारे यहाँ सियासतदानों का मफादात है वो नहीं करते। अब 5% वोट लिए इन्होंने, 16,000 वोट लिए 3.5 लाख वोटरों में से। अब 5% से ही हमारा कौमी असम्बली का नुमाइंदा मुकर्रर हो गया।
तो ये सिलसिले हैं हमारे अंदर, लेकिन बहरहाल खामियां प्रिजाइडिंग ऑफिसरों की तरफ से हो ही हैं। और जिस तरह की इमरान खान साहब की बड़ी अच्छी आदत है कि वो अपनी फौरन कमजोरियां बता देते, वो माइंड नहीं करते। इस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी चाहिए कि जो अपनी खामियां हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर की खामियां हैं, रिटर्निंग ऑफिसर की कमजोरियां हैं, आवाम को बताएं कि ये हाँ, ये इंतजामी मामलात में हमसे कोताही हुई है, इसमें शफाफियत तो बरकरार रही है, लेकिन कोताहियां हुई हैं, इसकी बना पर शकूक व शवाब पैदा हो गए। लेकिन इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि तब्दीली करने की जरूरत है कि इंतखाबी सबसे बड़ी तब्दीली ये करें कि रन ऑफ वोट, इस देखो ना, बाकी तमाम एशियाई मुल्कों में, मैं खुद इंडोनेशिया, थाईलैंड, तमाम मुल्कों में देखे हैं, वो सारा पोलिंग स्टेशन के सिस्टम को देखा है, वहाँ 51% वोट कास्ट करेंगे तब आपको जो आके मेंबर बनता है वो कौमी असम्बली का। लेकिन यहाँ कोई पता ही चलता, 16,000 वोट ले लिए, 12,000 वोट ले लिए, कौमी असम्बली का मेंबर बन जाता है। तो वहाँ बकायदा सिस्टम बनाया हुआ है कि 51% से कम वोट होगा तो दोबारा इलेक्शन होगा, तीसरी मरतबा होगा, चौथी मरतबा होगा। तो इसमें कमर साहब आप ये समझते हैं, आप ये कह रहे हैं कि इसमें शकूक शुबहात तो पैदा हुए, कमजोरियां भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से नजर आई, लेकिन शफाफियत थी, तो आप इसको मुतनाज़ा नहीं कहेंगे? क्योंकि जब सभी एतराज कर रहे हैं, मुस्तरद कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तो क्या ये मुतनाज़ा इलेक्शन नहीं था? नहीं, मुतनाज़ा नहीं बनता। ये हमारी सियासतदानों की अपनी जो कमजोरियां, जैसे हम इलेक्शन कमीशन को बच्चे अपनी कमजोरियां बताए, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी कमजोरियां बताते रहते हैं, तो ये भी अपना ये अपनी कमजोरियां बताए ना कि अंदर पार्टी की गवर्नेंस अच्छी नहीं थी, लोगों को वोट कास्ट करने के लिए बाहर नहीं निकाल सके, अपने वोटरों को कन्विंस नहीं कर सके, ये अपनी बातदारी करते, अपनी कमजोरियां वो डाल देते हैं इलेक्शन कमीशन की शफाफियत के ऊपर। अपनी भी कमजोरियां है ना, अपना देखो ना, 3.5 लाख वोटर है। रमजान क्या कहता था, रमजान में तो लोग बाहर आते ही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इतना लोगों को बाहर ना निकलना, वो उनके लोगों ने उन पर आदमी इत्मीनान किया है। हमारे जो कौमी असम्बली के जो उम्मीदवार थे, अरे एक और बड़ी अहम बात बताई उन्होंने हमें इलेक्शन कमीशन ने, उन्होंने कहा ये पहला इलेक्शन हुआ है कि जिसमें 30 उम्मीदवार नाम आज खड़े किए हुए थे। बाकी तो ठीक है, 4-5 जो बड़े अपराइट किस्म के मेंबर थे, कैंडिडेट थे, लेकिन बाकी सब नाम यहाँ बगैर बेनाम किस्म के वो 30 जो उम्मीदवार थे, उन्होंने सारा सिस्टम ही बिठा दिया। उनको फॉर्म 40 में जब उनको कन्वर्ट करना चाहे देर लग गई। ये सारी चीजें तो नजर आई है, लेकिन जो मैं इलेक्शन कमीशन की तरफ की कमजोरियां बता रहा हूँ, तो ये इलेक्शन कमीशन का फर्ज है कि वो अपनी ये बताएंगे कि 30 उम्मीदवार थे, उसके लिए हमने फॉर्म 40 तैयार करने में देर लग गई, हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसरों से देर हो गई, सारी हो गई, जी बाद दिलशाद साहब में शुरू कर दी। जी, ये जरा फरमाइएगा कि ये तो एक हल्का और इसमें ये प्रॉब्लम हुए, इससे पहले डस्का में हमने देखा क्या मसले हुए, वहाँ पे दोबारा पोलिंग करवानी पड़ी। अब से 2-2.5 साल बाद एक आम इंतखाबात होंगे, यकीनन होंगे, और इलेक्शन कमीशन जो अगर एक हल्के के इंतखाब में अगर आपके मुताबिक अगर ऐसे नाकाम हो रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि इन 2-2.5 साल में उनकी क्या तैयारी होनी चाहिए, क्या तब्दीलियाँ लानी चाहिए, किस तरीके से अपने स्टाफ को ट्रेन करना है, किस किस्म के कवानीन में तब्दीली करनी है? शिदा साहब, आप इलेक्शन के सारे मामलात को समझते हैं, लेकिन मैं अर्ज करूं, इसमें सबसे बड़ा एक इनकलाबी तब्दीली जो इंतखाबी इस्लाहात में लानी पड़ेगी, वो ये करेगा, एक दिन में जो इंतखाब का जो हमारा एक है सिलसिला चला आ रहा है, ये खत्म होना चाहिए। इंडिया में बंगाल तो है, इतना बड़ा सूबा नहीं है बंगाल जो है, वहाँ भी जो इलेक्शन हो रहा है तो उसमें भी जाके 1 महीने के बाद वो रिजल्ट सामने दे के आएगा। वो ये करते हैं कि जो पोलिंग स्टाफ होता है वो दूसरे जिले से आता है, रिटर्निंग ऑफिसर भी जाके एक साथ वाली स्टेट से आता है, सूबे से आता है, वहाँ स्टेट बोलते हैं, हम सूबे बोलते हैं। तो यहाँ एक दिन का जो इलेक्शन की थ्योरी है वो नहीं खत्म होनी चाहिए। अभी तो हमारा प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसी जिले का है, उसी सूबे का है, उसकी अपने मफादात हैं, उसकी अपॉइंटमेंट भी हमारे मेम्बरान कौमी असम्बली ने की हुई है अपने कोटे के तहत, तो वो उनके हर जिले में सारे पाकिस्तान भर में। अब अगर इंडिया वाली पॉलिसी इख्तियार करे कि आप आपको 1 महीना कम अज कम ना लगाएं, चलो इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, यहाँ कम अज कम 10 दिन 15 दिन तो लगाए ना, कि आप उसके बाद एक जिले से ले लें, दूसरे जिले से ले लें, फेज वाइज इलेक्शन करवा दें, जैसे इंडिया में होते हैं 3-3 महीने चलता है इलेक्शन वहाँ भी, तो फिर ये मामला दुरुस्त हो सकता है। अगर उसी जिले के आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर लेके आएंगे, तो बेशक इमरान खान साहब का ख्वाब है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाने का, तो यही प्रिजाइडिंग ऑफिसर है ना, पता नहीं क्या बटन दबा देंगे, चलेगा नहीं, तो सिस्टम भी बैठ जाएगा। तो आप दूसरे जिले से लेके आएंगे तो उनके वफादात नहीं होते, दूसरे सूबे से लेके आएंगे तो उनके इंटरेस्ट नहीं होते उस सूबे के साथ। तो ये शहजाद साहब, ये हमारी इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए, लेकिन ये हमारा इलेक्शन कमीशन जो है उनको भी चाहिए, हुकूमत पाकिस्तान को भी चाहिए, सियासी जमातों को भी चाहिए कि ये जो बुनियादी मामलात हैं, जो खराबियां हैं, वो दूर करें।
तो इस पे जिस तो एक और कमर है कि साहब आप पहले से मिल बैठ के तमाम स्टेक होल्डर्स को इस पे बातचीत करनी चाहिए। जो आपने पॉइंट उठाया कि एक दिन की बजाय इसको जरा थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए इसका ड्यूरेशन, ताकि शफाफियत जो है वो कायम रह सके। इसी तरह और सिफारिशात हैं, मुख्तलिफ लोगों के पास मुख्तलिफ आइडियाज होंगे। आप नहीं समझते कि इस पे पहले से काम होना चाहिए बजाय इसके कि फिर एन इलेक्शन के करीब जाके और फिर ये तमाम सवालात उठे? नहीं, इसमें मैं बताऊं ना, ये पहले हमारे यहाँ 97 से पहले सूबाई असम्बली के इलेक्शन और कौमी असम्बली के इलेक्शन में फर्क होता था, 3 दिन का फर्क होता था। जो 1970 के जो इलेक्शन हुए थे उसमें कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली में 10 दिन का फर्क था। अब ये तो हमारे प्रेसिडेंट साहब थे, साहब बुखारी साहब का अपना एक इंटरेस्ट था, उन्होंने एक दिन में इंतखाब करवाने का एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया। उस वक्त के चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार फखर आलम ने इनकार किया था कि ये ना करे, इसमें बड़े कोताहियां पैदा हो जाएंगी, लेकिन बहरहाल वो नहीं माने, उन्होंने ऑर्डर जारी कर दिया। तो ये भी हमारी जो हमारे स्टेक होल्डर है तो उनको चाहिए कि बैठ के नए सिरे से देखे, 7 मुल्क देखे, इंडिया को देख ले, बाकी देख ले कि आप एक दिन में इलेक्शन करवाने वाली जो रवायत है वो तमाम स्टेक होल्डर बैठ के फैसला कर ले कि ये दुरुस्त नजर नहीं आ रहा। हम दूसरे सूबे से स्टाफ निर्माण लाना चाहते हैं, दूसरे 7 वाले जिले से आप अपना प्रिजाइडिंग ऑफिसर लाना चाहते हैं, उससे ये होगा कि आपके ऊपर सियासी असर रसूख खत्म हो जाएगा। तो उससे बड़े अच्छे नतीजे सामने आएंगे और पढ़े लिखे प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को जानते हैं, उनको लेके आए, उनको ट्रेनिंग दिलाएं बाकायदा तरीके के मुताबिक। अच्छा, अब इतनी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ रही है, 1 खरब रुपया खर्च होना है। अगर वो भी आरटीएस की तरह बैठ गया, आरटीएस से बैठने कोई फर्क नहीं पड़ा, आपने फॉर्म 45 जो होता है अपने हाथ से तैयार कर लिया, मैनुअल तैयार कर लिया। अगर वो हमारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अगर बैठ गई तो फिर दोबारा इंतखाब कैसे करवाएंगे आप? जी बिल्कुल। अच्छा, ये फरमाइए, ये जो फैसले हैं, ये जो रिफॉर्म्स जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, ना ये ब्यूरोक्रेसी ने करने हैं, ना इलेक्शन कमीशन ने करने हैं, ना फौज ने करने हैं, या सियासतदानों ने करने हैं जो असेंबलीज में बैठे हैं, और इसके लिए मुत्तफिक होना ज़रूरी है, खाली हुकूमत ये फैसला नहीं कर सकती। बार बार वज़ीर आज़म साहब ने रिक्वेस्ट की है कि आएँ बैठ के इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करने हैं तो उस पर बात कर लें। ठीक है, अपनी सियासी मुखालफत अपनी जगह पे, इशूज़ अपनी जगह, इल्ज़ामात अपनी जगह, लेकिन ये तो सबका एक कॉमन कॉज है। तो जो हमारे पोलिटिकल एलीट है वो बैठती क्यों नहीं है, ये चीज़ ज़रा समझा दें। आप ये देखें, आप मैंने अपने तजर्बे की रोशनी में एक बहुत बड़ा कम्प्रीहेंसिव डॉक्यूमेंट्स जो है 10 पेज का मैंने प्राइम मिनिस्टर को भिजवाया, जिसमें आप इसके ये फायदे हैं, प्रॉस एंड कॉन्स इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के। इसमें हैक होने का खतरा भी है, बैठने का खतरा भी है, हमारे दुश्मन ममालिक है वो भी इसमें हैक कर सकते हैं, जैसे कि अमेरिका में रशिया ने करवा दिया था। ये बड़े खतरात है, इसे दोनों पहलू मैंने लिख के भिजवाए, तो सबको मैंने भिजवाया, मैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को ही भिजवा दिया, आप पढ़ लें इसको, ये है इसके खामियां और ये है इसके फायदे। लेकिन बहरहाल हमने दे दिया, हुकूमत उसको गौर कर रही होगी, सब देख रहा होगा। तो इसको ये है कि हुकूमत को भी चाहिए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को भी चाहिए कि जो सियासतदान हैं उनको बिठा के स्टेक होल्डर को इलेक्शन कमीशन से हुक्म जारी कर दे कि जी आप इनको स्टेक होल्डर को बुला के आप कन्विंस करें। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान स्टेक होल्डर को बुलाएगा तो सब चले जाएंगे। मुमकिन है प्राइम मिनिस्टर की तरफ वो ना जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन जब बुलाएगा तो चले जाएंगे, वहां बैठ के ये फैसला करे, बहस करे, 3 दिन 4 दिन 6 दिन, और सारे एक्सपर्ट बुला ले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, बैठ के ये इसके फायदे ये नुकसान है, तो हम उसमें सारा जो है उससे नतीजे अच्छे साबित हो सकते हैं। तो कर ले, इस्लाहात कर लेनी चाहिए ना, 2023 के इंतखाब नजदीक ही आ रहे हैं। सही, बहुत शुक्रिया कवर दिलशाद साहब आपके वक्त के लिए। और इसमें शहजाद, एक तो एक जमात की तरफ से इंतखाबी नताइज रोकने और फॉरेंसिक ऑडिट का भी मुतालबा किया गया है, एक जमात ने जो है मुस्तरद किए हैं नताइज। तो ये क्या अदालत में भी आपको लगता है कि अगर चला जाता है कोई तो फिर ये स्टेप्स हैं जी? पहले तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जो है वो अप्रोच कर सकते हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, लेकिन हमने देखा कि डस्का के इलेक्शन में जिस तेज़ी से इलेक्शन कमीशन हरकत में आया था, देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन का इस पर क्या मौक़िफ़ होता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने, आपको याद होगा, डस्का का जब इंतखाब हुआ तो उन्होंने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्डेड स्टेटमेंट आई जो इस इंतखाब में हमें नज़र नहीं आई। उन्होंने कहा कि जी पोलिंग रश की वजह से पोलिंग स्टाफ लेट हो गया वगैरह वगैरह। लेकिन बड़ी एक सियासी इसका बड़ा दिलचस्प पहलू है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इल्ज़ाम आयद कर रही है धांधली का पीटीआई पे नहीं, पीपल्स पार्टी पे कि जी हमारा मैंडेट छीना गया। और आप ये देखें कि अभी पीडीएम से निकले हुए कितना अरसा हुआ और दोबारा वही रिवायती सियासत हमारे सामने आई, जिसपे जो वज़ीर इत्तलात हैं सिंध के, उन्होंने कहा कि जी हम आए मिलकर पीटीआई की शिकस्त का जश्न मनाएं। लेकिन हमें लगता है कि अगला इंतखाब जो होगा उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज उसी मुखालफत, उसी एनिमोसिटी, उसी नफरत के साथ एक दूसरे के सामने बरसरे पैकार होंगी जैसे माजी में दुश्मनी में बदल जाएगी। और सियासत का नज़र यही आता है। तो मेरे ख्याल में कि जो एक
बयानिया नून लीग का एक लेके वो चल रहे थे कि उनके साथ बकौल उनके जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, वोटर जो है उनका साथ देगा और लोगों को शो करेगा, तो वो साबित नहीं हो सका। और एक बड़ी अच्छी बात ये थी कि अगर 3 लाख का हल्का है या 3-3.5 लाख वोटर्स हैं और 16,000 वोट लेके कोई शख्स उस हल्के की नुमाइंदगी का दावा करता है, सो इसमें बहुत सारी कमज़ोरियाँ वाकई हैं। और सही कह रहे थे कमर दिलशाद साहब कि 10% अगर टर्न आउट ज़्यादा होगा उस हल्के का तो उसको कंसिडर वैलिड किया जाएगा, जिसको मेरे ख्याल में ज़्यादा इसकी परसेंटेज बढ़ाने की ज़रूरत है। रमज़ान मुबारक की वजह से भी शायद थोड़ा इवन देन क्या आप समझती हैं कि 3.5 लाख वोटर हैं और 16,000 वोट लेने वाला शख्स जो है उन पर दावा करेगा कि जी मैं इनको रिप्रेजेंट करता हूँ, सो कौन उसकी बात को सीरियसली लेगा? बहरहाल जीत तो एक वोट से भी वो जो है जीती है, लेकिन ये है कि मैं तो समझती हूँ कि जिस तरह से तमाम लोग इसके ऊपर एतराज़ात उठा रहे हैं तो एक तरह से मुतनाज़ा तो ये इलेक्शन जो है वो हो गया है। एक और सवाल जो आपने रखा था कमर साहब के सामने वो ये था कि जब इलेक्शन या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात की जाती है तो हमने सेनेट इलेक्शंस में भी देखा कि ऑपोजिशन जो है वो ताउन नहीं करती, तो इसमें क्या आपको लगता है कि विल का मसला है या चूंकि ये सिस्टम जो है ये इसके बेनिफिशरीज हैं, सूट करता है उनको, तो जब वक्त आता है तो फिर पीछे हट जाते हैं, अदरवाइज फिर बड़ा शोर मचाया जाता है सूट करता है। एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि इन्हें सूट करता है। अगर फ़र्ज़ करें कि 100% ट्रांसपेरेंसी अगर इसमें आ जाए तो जो मनूवरिंग करनी है आपने, जो आपने वो कैसे करेंगे आप, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप समझें कि आपने ये कवानीन में तब्दीली करनी है, आपने कुछ फैसले करने हैं, तो उसमें क्या कबाहत है, क्या मुश्किल है। लेकिन कंवर साहब ने सही बात की कि ये इलेक्शन कमीशन का काम है, बुनियादी जिम्मेदारी है कि उन्होंने फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने हैं। और उसमें वो अगर ये समझते हैं कि कवानीन में तब्दीली चाहिए तो वो हुकूमत से, पार्लियामान से ये कह सकते हैं बिल्कुल। लेकिन पॉलिटिकल एलीट को हमारे सूट करता है और चले आया है कि आप कहते हैं कि जी 70 के इंतखाबात सबसे शफाफ थे और उसके बाद कोई इंतखाबात नहीं हुए ऐसे। अब देखना यही है कि जो जीतता है जो इंतखाब वो उसको सबसे ज़्यादा शफाफ वही इंतखाब लगता है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो इलेक्शंस होते हैं, ज़िमनी इलेक्शंस हों या इस तरह के डिफरेंट जो छोटे लेवल के इलेक्शंस हैं, वो जनरल इलेक्शंस के लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल भी है, एक प्रैक्टिस भी है, और उससे जो खामियां हैं वो बड़ी खुल के सामने आ जाती हैं। और मेरे ख्याल में जनरल इलेक्शन से पहले पहले तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको मिल बैठ के इसके ऊपर सोचना चाहिए कि इन कमज़ोरियों को दूर कैसे करना है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इस वक्त मरहला है, नेक्स्ट मरहला है, मेरे ख्याल में इसके ऊपर काम होना चाहिए। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे वज़ीर आज़म का मुख्तसर सा दौरा था गिलगित बल्तिस्तान का, जिसमें तरक्याती पैकेज उन्होंने अनाउंस किया है, वहाँ पे क्या हालात हैं और अब हुकूमत वहाँ पे तरक्याती कामों के लिए क्या कर रही है, इसी पर बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। अब खसारा बस खुदारा। कोरोना वायरस से कैसे महफूज रहा जा सकता है? अपने हाथ साबुन और पानी से कम से कम 20 सेकंड तक दिन में कई बार धोइए। अपने हाथ बाकायदगी से अल्कोहल वाले सैनिटाइजर या महलूल से साफ कीजिए। किसी भी छींकने या खांसने वाले शख्स से कम 1 मीटर का फासला रखिए। अपने मुंह और नाक को छींकते या खांसते वक्त ढांपने के लिए अपना बाजू या टिश्यू इस्तेमाल कीजिए। बाद में टिश्यू को फौरन जाया कर दीजिए। अगर तबीयत खराब हो तो घर तक महदूद रहिए। बुखार, खुश्क खांसी या सांस की तकलीफ की सूरत में डॉक्टर से रुजू करें। अपनी मकामी सेहत की अथॉरिटी की हिदायत पर सख्ती से अमल कीजिए। कोरोना वबा है, एहतियात जिसकी शिफा है। आपने अपनी ये जो टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए बड़ी प्लान तरीके से काम करना। अगर आपने ये सही तरह ना किया तो टूरिज्म नहीं आएगी। कम्युनिटी मिलकर अपने मसले हल करती है, इसलिए आपके लिए बड़ा आसान होगा बाय लॉज के ऊपर अमल करवाना, सफाई रखना। टूरिज्म के लिए आप अपने गाँव को और अपने जो इलाके हैं इनको बचा के रख सकते हैं आप। और फिर जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी एक्सपेंशन, आपके एयरपोर्ट्स को बड़ा करें ताकि स्कर्दू में इंटरनेशनल फ्लाइट्स आया करेंगी।
बल्तिस्तान पाकिस्तान का इंतहाई खूबसूरत ये मकामात हैं और यहाँ पर पूरी दुनिया से हम अगर सियाहत के लिए लोगों को अट्रैक्ट करें, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बुनियादी जो सहूलियात हैं अगर वो यहाँ पे मुहैया कर दी जाएँ टूरिज़्म के लिए, टूरिस्ट के लिए, तो मेरे ख्याल में दुनिया के खूबसूरत तरीन इलाकों में से ये एक इलाका है और ये साबित हो सकता है। यहाँ पर बड़ा ज़रूरी है कि इसके ऊपर खुसूसी तवज्जो जो है वो दी जाए और यही काम इस वक्त किया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो विजन है सियाहत को लेके पाकिस्तान में तरक्याती कामों के हवाले से, वो हमें नजर आ रहा है। इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो मुख्तसर सा दौरा किया है गिलगित बल्तिस्तान का, उसमें तकरीबन 375 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज का ऐलान किया है। उसमें क्या क्या शामिल है, यहाँ पर जो बुनियादी सहूलियात हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं जो होनी चाहिए, उसके हवाले से क्या होने जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। और हमें ज्वाइन किया है फतेहुल्लाह खान साहब, मिनिस्टर फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खान साहब आपके वक्त के लिए। खान साहब, इस इलाके के लोगों की जो महरूमियाँ हैं वो हम देख रहे हैं साल साल से हर सियासी जमात यहाँ पे आती है, दावे करती है, वादे करती है, अपनी सियासत चमकाती है और फिर उसके बाद काम नहीं होता। तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि अब ये जो ऐलान किया गया है इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि बुनियादी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर किया जाए। तो काइंडली आप खुद जरा वजाहत कर दीजिए। जी, प्राइम मिनिस्टर साहब आज गिलगित बल्तिस्तान आए और अपनी स्पीच में उन्होंने अपना एक जिक्र किया कि गिलगित बल्तिस्तान से उनका रिश्ता क्या है। तो स्पीच के दौरान जिक्र करते हैं कि जब वो 15 साल के थे तो वो गिलगित आए थे, उसके बाद कई दफा उनका गिलगित बल्तिस्तान आना हुआ। उस वक्त से वो कहते थे कि जी मैं सोच रहा होता था कि ये इतना खूबसूरत इलाका है, इसमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा है स्पेशली टूरिज्म को लेके, कि इसके ऊपर अगर बेहतर तरीके से प्लानिंग के साथ अगर इन्वेस्ट किया जाए, इस इलाके को अगर अपलिफ्ट किया जाए, न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की तरक्की होगी बल्कि इससे पूरे पाकिस्तान, पूरे मुल्क की इकोनॉमी के अंदर इजाफा होगा। स्विट्जरलैंड की उन्होंने आज मिसाल दी कि स्विट्जरलैंड 50 से 60 और 70 अरब रुपया सालाना उसका इनकम है, टूरिज्म की उससे आता है। तो यकीनन उनकी ख्वाहिश थी कि गिलगित बल्तिस्तान को इक़्तिदार में आने के बाद ऐसा डेवलपमेंटल पैकेज वो लेके आ जाएं जिससे यहाँ के लोगों की 73 साला महरूमी का अजाला किया जा सके। और वो अजाला इंशाल्लाह आज का दिन हमारे लिए बहुत अहम था। 375 अरब रुपया का उन्होंने पैकेज का ऐलान किया जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे ऐसे हमारे इलाके हैं जहाँ पे रोड्स का एक्सेस नहीं है लेकिन वो जन्नत नज़ीर वादी के तौर पे आप यहाँ माना जाता है। अस्तोर की वैली है, फिर दारेल है, तांजीर है, बल्तिस्तान में कुछ इलाके हैं, फिर शंदूर रोड है, चतराल रोड। तो ये रोड की मद में एक अच्छी खासी रकम इसमें आ गई है और DWP, हमने चीफ मिनिस्टर लेवल की DWP से ये सारे काम, ये सारे PC1 अप्रूव करके इसको हमने फेडरल मिनिस्ट्री की तरफ भिजवाया है कुछ 2-3 दिन पहले। उसके अलावा पावर के ऊपर तकरीबन 250 से लेकर 300 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत यहाँ पे मौजूद है। और पिछली अदवार की जो हुकूमतें हैं उन्होंने पावर के ऊपर कुछ भी नहीं किया जी। तो जब तक पावर इलेक्ट्रिसिटी का मसला हल नहीं होता है तो टूरिज्म हमारी तरफ क्यों आएगा, कैसे आए? उसके लिए मेगा प्रोजेक्ट्स 50 मेगावाट के, 30 मेगावाट के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का फिजिबिलिटीज बन गई हैं, वो भी DWP से अप्रूव होके वो भी फेडरल मिनिस्ट्री की तरफ चली गई है। तो इंशाल्लाह ताला ये जो प्लान है 375 अरब रुपये का, ये 5 साल प्लान है और हर साल 74 से 75 अरब रुपया इसमें इंशाल्लाह हम वो करेंगे, खर्च करेंगे। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है। ये बताइएगा खान साहब कि गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का वो वाहिद इलाका है जो चीन और पाकिस्तान को मिलाता है, डायरेक्ट एक्सेस। जो आप टूरिस्ट की बात कर रहे हैं, चीन जो बॉर्डर से जो मूवमेंट है वो किस किस्म की है? मतलब चलें, आपने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन एक मुल्क जो बिल्कुल आपका बॉर्डर जिससे मिल रहा है और वहाँ से एक्सेस भी है, आने जाने का भी कोई मसला नहीं है, प्रोवाइडेड कि आपके पास वीज़ा हो और वहाँ से आने की इजाज़त हो, तो वो कितना अट्रैक्ट किया है? ये काम तो जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत है, उसका है। ये इसमें इस तरह है कि बदकिस्मती से पिछले साल और इस साल कोविड-19 की वजह से चाइना का जो ट्रेड है स्विफ्ट बॉर्डर, ये बिल्कुल बंद पड़ा है। बदकिस्मती है हमारी
अदरवाइज इसका जो रूटीन था वो 1 अप्रैल से बॉर्डर खुलता होता था। अभी ये 3rd लेयर जो है इसकी वजह से अब तक नहीं खुला है। उम्मीद है कि हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री इसके ऊपर लगी हुई है और चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है गिलगित बाल्टिस्तान वो भी अपनी कोशिश कर रही है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट इस पे कोशिश कर रही है कि जी ये इन टाइम अगर बॉर्डर खुल जाए ताकि सालाना 6-7 अरब रुपया हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सुस्त बॉर्डर जो है सुस्त पोर्ट टैक्स देता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हम इसके ऊपर लगे हुए हैं। इंशाल्लाह जितना जल्दी हो सकता है चाइना ट्रेड जो है वो बहाल हो जाए। अच्छा, इसमें खान साहब सीपैक में भी अब गिलगित बल्तिस्तान जो है वो शामिल हो चुका है, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि इससे जो यहाँ के लोग हैं उनके लिए ये कितनी हौसला अफजा बात है और किस तरह के मौके उनको मिलेंगे, इससे कुछ थोड़ा अंदाज़ा लगाया जा सकता है? देखिए हमारी लक है कि सीपैक में विजर चित्राल शंतू रोड ये शामिल हुई है और इसमें 50 अरब रुपया एलोकेट हुआ है और अगले हफ्ते इंशाल्लाह असद उमर साहब ने आज कमिट किया है कि अगले हफ्ते टेक्निक से इसको हम अप्रूव करवा दें। तो ये तो खुशाइन बात है। उससे हट के अली अमीन गंडापुर साहब ने ऐलान किया है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन गिलगित बल्तिस्तान में सीपैक का जो पहले शामिल नहीं किया गया था अब इंशाल्लाह इसको शामिल किया जा रहा है। और उस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में मैक्सिमम आज खान साहब ने अपनी स्पीच में ये बात की कि इसको हम जो हमारा ड्राई फ्रूट है गिलगित बल्तिस्तान में उस हवाले से उसके प्रोसेसिंग यूनिट्स को हम ज्यादा से ज्यादा उस पर तरजीह दें ताकि हमारे पास जो खुबानी है, नाशपाती है, सेब है, फल है मुख्तलिफ किस्म के, इसको हम रिफाइन करें और जो वेस्ट होता है हमारे पास क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं है उसको होल्ड करने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसके लिए हम इंडस्ट्रीज यहाँ पे खोलें ताकि हम इतना एक एक्सपोर्ट कर सकते हैं उससे गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के जो हालात बदल जाएंगे। तो लुब्बे लुबाब ये है कि एक उसमें सीपैक में गिलगित बल्तिस्तान को इमरान खान साहब की हुकूमत में शामिल किया है और चूंकि हम एक गेट पे है, बॉर्डर की बातें तो होती रहती हैं सीपैक के हवाले से, लेकिन जो स्टार्टिंग पॉइंट है एक टेल है तो एक हेड है। हेड की बात नहीं हो रही थी, तो इंशाल्लाह जो डिप्राइव्ड प्रोविंसेस हैं, जो कमजोर सूबे हैं, उनको उठाने की जो पॉलिसी है खान साहब की उसके ऊपर इंशाल्लाह अमल पैरा होंगे। ठीक, ये ज़रा फरमाइएगा कि आपको याद होगा कि 70s और लेट 80s अर्ली 80s में बड़े टूरिस्ट पाकिस्तान आते थे, ख़ास तौर पे वेस्टर्न कंट्री से जो पाकिस्तान, इंडिया और फिर आगे नेपाल जाते थे। बाद में दहशतगर्दी का एक प्रॉब्लम शुरू हो गया जिसकी वजह से टूरिज़्म तकरीबन पाकिस्तान में ख़त्म हो गया। अब वो मसला नहीं है, हमने काबू पा लिया है बहुत हद तक। ये कोविड-19 की एक मुश्किल है, एक चैलेंज है, आप समझते हैं? और क्या मज़ीद हमें इक़दाम करने हैं आपके ख्याल में कि जो फॉरेन टूरिस्ट है वो चाहता क्या है? क्योंकि प्राइमरीली वज़ीर आज़म ने यही बात की, स्विट्ज़रलैंड का हवाला दिया कि 80 अरब डॉलर वो सालाना कमाता है। सो जो फॉरेन टूरिस्ट है उसकी डिमांड्स क्या हैं कि वो आके उसको सिक्योरिटी चाहिए, आराम व आसाइश चाहिए, एक्सेस चाहिए, क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट है कि जिसके आप समझते हैं कि ख़ास तौर पर आपके इलाके में वो लोग आएँ? असल में ये जो ट्रेड सेंटर के ऊपर जो दहशतगर्दी हुई अमेरिका में, उसकी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर, उसके बाद से लेके अब तक बहरहाल पूरे एशियन कंट्रीज में यूरोप से और अमेरिका से टूरिस्ट कम हुए, लेकिन अभी हालात आपने खुद कहा कि बेहतरी की तरफ जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम ये प्लान कर रहे हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट की हम मुख्तलिफ एग्जीबिशन हम रखवाएं, मुख्तलिफ वर्कशॉप्स हम रखवाएं और इंटरनेशनल कम्युनिटी को हम इनवाइट करें कि वो गिलगित बल्तिस्तान घूमने फिरने आ जाएं एज ए टूरिस्ट, और साथ ही साथ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं क्योंकि बिल्कुल चीप लेवल पे इनकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो सकती है। सही। अच्छा खान साहब, उसमें सॉरी टू कट यू हियर, उसमें एक बहुत बड़ी रुकावट जो है वो कनेक्टिविटी का जो यहाँ पे फुकदान है उसकी भी है। जैसे 4G या इंटरनेट की जो सहूलत है उसका बड़ा मसला है, तो उसके हवाले से क्या कोई काम हो रहा है, कोई ऐलानात हुए हैं? 4G के हवाले से आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने पिछले महीने चीफ मिनिस्टर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब की आपस में मीटिंग हुई थी जिसपे सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में एक ही सर्विस काम कर रही है, वो है एस्कॉम, स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन। उनकी सर्विसेज बहुत अच्छी रही
लेकिन कैपेसिटी उनकी ज़्यादा नहीं थी, जिसकी वजह से यहाँ का यूथ डिमांड कर रहा था कि जी हमें मुख्तलिफ जो सेलुलर कंपनीज हैं उनकी एक्सेस यहाँ पे हो। तो जून के आसपास इंशाल्लाह तमाम सेलुलर कंपनीज को हम ऑक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं। उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान में कनेक्टिविटी का कोई इशू नहीं होगा। ठीक, अच्छा ये अगर कोई इस्लामाबाद से हुंजा या और दूसरे इलाकों में जाना चाहे तो बहुत लंबा एक सफ़र है कि 10, 12, 15 घंटे, और लाहौर कराची से तो और भी ज़्यादा। तो आप इस पैकेज में वहाँ पे जो एयरपोर्ट है, रनवे है, उसमें कोई एक्सपेंशन, उसको बेहतर करने का, या फ़्लाइट्स जो हैं वो हफ्ते में अगर 1 होती हैं 2 होती हैं उससे ज़्यादा शुरू करने का, ये भी कोई रखा गया है? बिल्कुल रखा है। एक तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तौर पे उसको स्कर्दू को ले लिया गया है, जिस पे कराची और लाहौर से फ्लाइट्स आना शुरू हो गई पिछले दिन। नंबर 2, गिलगित एयरपोर्ट चूंकि छोटा है, ये एक्सपेंड नहीं हो सकता। उसके ऑल्टरनेट सिविल एविएशन अथॉरिटी वालों ने पिछले महीने यहाँ पे 3 जगहों को उन्होंने वो किया है, हंट किया है। अब उन तीनों में से कोई एक विजिबल होगा और उसके ऊपर इंशाल्लाह फिजिबिलिटी बनेगी और गिलगित में इंटरनेशनल लेवल पे इंशाल्लाह एयरपोर्ट बनेगा। ये पीटीआई की गवर्नमेंट में का बाकायदा तौर पे ख्याल है और हिस्सा है। चलें, विजन और जो दावे और जो बातें वो तो बड़ी ज़बरदस्त है। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इन चीज़ों के ऊपर काम भी होगा। और बैनुल-अक़वामी फ़्लाइट्स तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हम सबकी बड़ी ख्वाहिश होती है कि हम गिलगित बल्तिस्तान जाएं, लेकिन सबसे बड़ी रुकावट जो है वो यही होती है कि जाया किस तरह से जाए, फिर वहाँ जाके फैसिलिटीज़ का फुकदान। बहुत शुक्रिया फ़तेहुल्लाह खान साहब आपके वक्त के लिए। अच्छा, इसमें शहजाद सबसे बड़ा मसला आपको क्या लगता है इन जगहों पे जाने के लिए? सबसे पहले जहन में क्या आता है कि जाएं लेकिन इस वजह से नहीं जा सकते? देखें, आप अगर जाते हैं अपनी फैमिली के साथ तो आपको यही है कि आपको सफ़र अच्छा मिले। अब अगर 12 या 15 घंटे का सफ़र है तो आप वन गो में शायद वहाँ उसको अबूर ना कर सकें। आपने कहीं स्टॉप ओवर लेना है, आपको रुकने की जगह अच्छी मिले, आपको कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशंस मिलें कि आप कोई अमीर लोग भी जाना चाहें, गरीब लोग भी जाना चाहें। फिर आपने खुद पॉइंट आउट किया कि आप वहाँ जाएं तो आपका सेल फोन काम नहीं करता, इमरजेंसी में आपने कोई फ़ोन कॉल करनी हो। दूसरा, ये डोमेस्टिक टूरिज्म तो बहुत है, आप पाबंदियां लगानी पड़ती हैं आपको। अभी कोविड-19 में हमने कितना डिस्कस किया है, तो लोग जाते हैं। असल चीज़ ये है जिसकी तरफ वज़ीर आज़म ने इशारा किया कि बाहर से मतलब फॉरेनर्स आके किस तरीके से यहाँ पे अपना पैसा खर्च करते हैं, लगाते हैं, और उससे आपको इंटरनेशनल टूरिज्म, उसके लिए ज़रूरी है कि दुबई है, दुबई में क्या है, सिर्फ एक समंदर है, रेगिस्तान है, लेकिन उन्होंने उसको कैसा बनाया, डेवलप किया है, उन्होंने क्या वो सहूलियात दी हैं उस फॉरेन टूरिस्ट को। हमारे पास तो नेचुरली इतना कुछ है, मेरे ख्याल में इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है उसके नेचुरली भी है वो तो यकीनन है, लेकिन उसके साथ साथ आपको बाकी सहूलियात भी देनी है कि उनका स्टे वहाँ पे कंफर्टेबल हो, वो आए, उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो, जो फैसिलिटी सर्विसेज वो एंजॉय कर सकते हैं अपने ममालिक में या मॉडर्न कंट्रीज में, वो यहाँ पे करें। तो ये कुछ इकदाम मुश्किल भी होते हैं करने। आप लोकल कम्युनिटी है, कल्चर है, उसके मुताबिक भी आपको चलना है। लेकिन जब आप टूरिज्म की बात करेंगे, आप बात करेंगे कि आपने 80 अरब डॉलर या 70 अरब डॉलर के टारगेट तक पहुंचना है, तो कुछ मुश्किल फैसले भी आपको करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए, जहन साजी आपने करनी है। इसके साथ साथ आपने बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को मिलाना है, उनके साथ जोड़ना है आपने। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जो रिहाइश की आपने बात की, वो एक बहुत बड़ा मसला होता है ऐसी जगहों पे। और जो होटल इंडस्ट्री है उसको भी अट्रैक्ट करने के लिए ज़ाहिर है इन्वेस्टर जो है वो तभी आएगा जब वहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जब कनेक्टिविटी होगी, ये तमाम चीज़ें, ये बुनियादी फैसिलिटीज़ होंगी, तो डेफिनेटली जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो भी अट्रैक्ट होगी और यहाँ पे अच्छे होटल्स भी हमें मिलेंगे। और फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं न सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी जो टूरिज्म है वो मज़ीद यहाँ पे फाल होगा। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे यहाँ पे, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। तो ये तमाम चीज़ें एक चीज़ से मशरूत हैं और वो है सेहत और ज़िंदगी। और सेहत और ज़िंदगी जो है उसके ऊपर एक बहुत बड़ी इस वक्त जो तलवार लटक रही है वो कोविड-19 की है, जिसका जो हल है वो सिर्फ और सिर्फ एहतियात है। इस पर हम बात करेंगे, इस वक्त सूरत हाल क्या है और कितना अमल दरामद हो रहा है जो SOPs हैं उनके ऊपर। एक ब्रेक के बाद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए।
they achieve their UN climate action goals, which calls for urgent actions to combat climate change 10 years before the deadline. It's not America, the UK, or Australia. It's वेलकम बैक नाज़रीन। कोविड-19 जिसने पूरी दुनिया को एक तज़ब्ज़ुब, एक तकलीफ, एक परेशानी और एक अजीब बंद गली में लाके खड़ा कर दिया है और इस वक्त समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा लगता है कि जैसे ज़िंदगी रुक गई है और आगे नहीं बढ़ रही है। बहरहाल ज़िंदगी ने आगे बढ़ना है और हमने इस न्यू नॉर्मल के साथ ही जीना है। इस वक्त जो सूरत हाल है वो बहरहाल तशवीशनाक है, लेकिन एहतियात के साथ हम इससे निबर्दाज़मा भी हो सकते हैं और हम इससे लड़ भी सकते हैं। इस वक्त जो गुज़श्ता 24 घंटों में जो सूरत हाल सामने आ रही है नाज़रीन, वो 5112 नए केसेस पाकिस्तान में सामने आए हैं और 131 अमवात जो है वो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान हुई हैं, जबकि जो वैक्सीनेशन है उसका सिलसिला भी जारी है। अब 40 प्लस जो लोग हैं उनकी भी वैक्सीनेशन 3 दिन के बाद उसका भी आगाज़ हो जाएगा। हुकूमत जो है वो इकदाम भी कर रही है। NCOC की तरफ से 8 से 16 मई तक जो है मुकम्मल लॉकडाउन का भी ऐलान कर दिया गया। और आप जानते हैं कि एक तो ईद की आमद है, उससे पहले रमज़ान मुबारक का महीना है जिसमें अभी आगे बहुत इंपॉर्टेंट दिन आने, इबादत की रातें हैं, यौम अली अलैहिस्सलाम है, फिर शब कदर है, एतिकाफ, जुम्मतुल विदा, जिसके अंदर ज़ाहिर है लोगों की ये कोशिश होती है कि वो इबादत करें। हुकूमत क्या कर रही है, इस वक्त सूरत हाल क्या है और लोगों को किस तरह से पाबंद किया जाएगा कि वो SOPs को फॉलो करें ताकि हम खुदा न खास्ता किसी मजीद तकलीफ से और मजीद इसकी बढ़ने से जो है बच सकें। इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया इस वक्त डॉक्टर अताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन पाकिस्तान साइंस एंड टेक्नोलॉजी टास्क फोर्स। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, एक तो इस वक्त की जो सूरत हाल है, केसेस जो हैं वो ऐसे लग रहा है कि कम तो बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। एक जगह 5000 के करीब तकरीबन रोजाना नए केसेस जो है वो सामने आते हैं। तो सूरत हाल काइंडली थोड़ा सा ये बता दें कि अभी आपको क्या लग रहा है, मौसम तब्दील हो रहा है, ये बढ़ेंगे केसेस, ये कब ऊपर जा रहा है, रुक जाएंगे, कम होंगे, कोई अंदाजा लगाया जा सकता है डॉक्टर साहब? जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि इस वक्त काफी खतरनाक सूरत हाल है क्योंकि अब जो वायरस पाकिस्तान में है ये वो वाला वायरस का वेरिएंट नहीं है जो चाइना में पाया गया था साल सवा साल पहले, बल्कि ये जो है इसमें अब जो बरतानिया से जो वायरस B117 आया था वो डोमिनेट कर रहा है। फिर जो ब्राजीलियन और साउथ अफ्रीकन वेरिएंट्स हैं वो भी मौजूद हैं और वो उन पर वैक्सीन जो है वो ज्यादा असर नहीं करती उन वेरिएंट्स के ऊपर। तो इसकी वजह से बड़ा सिचुएशन जो है वो काफी खतरनाक हो गई है। और आप हिंदुस्तान को देखें जहाँ तकरीबन 4 लाख केसेस रोजाना हो रहे हैं और जो इंडिपेंडेंट जो ऑब्जर्वर्स हैं और जो अखबारात हैं यूरोप के और अमेरिका के और बरतानिया के, उनका ख्याल है कि एक्चुअल केसेस इससे 5 से 10 गुना ज्यादा है, यानी कि 4 लाख नहीं बल्कि 20 लाख या 30 लाख रोजाना केसेस हिंदुस्तान में हो रहे हैं और बहुत ही खतरनाक सिचुएशन वहाँ पैदा हो गई है। तो पाकिस्तान में ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग है एक कि हम ये खतरे की घंटी बजी है कि आप या तो फौरी तौर पे अपने आप को कंट्रोल करें वरना खुदा ना खास्ता यहाँ भी सिचुएशन हिंदुस्तान जैसी हो सकती है। आपने पूछा कि आगे क्या दिखाई दे रहा है, मेरे ख्याल से मई और जून के महीने जो हैं ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल होंगे क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि पब्लिक बिहेवियर के ऊपर, क्योंकि वैक्सीन तो आप इतनी नहीं लगा सकते कि 70-80% पॉपुलेशन को आप 2 महीने में लगा लें, उसके लिए तो साल से 2 साल लगेंगे कि इससे पहले कि आपकी ज्यादातर पॉपुलेशन वैक्सीन से कवर हो जाएगी। तो आपके पास सिवाय एहतियात के कोई रास्ता नहीं है। तो बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन है इसके लिए और हुकूमत जो कर सकती है कर रही है, लेकिन अब मेरे ख्याल से बहुत सारे इलाकों में लॉकडाउन तो हो ही रहा है, लेकिन हो सकता है कुछ जगहों पे कर्फ्यू भी लगाना पड़े ताकि इसको रोकने के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो भारत में जो वेरिएंट है कोविड-19 का वायरस का, ये मुख्तलिफ है ब्राज़ीलियन और साउथ अफ्रीकन या UK वेरिएंट से? और पाकिस्तान में जो 3 वेरिएंट्स का जिक्र किया, वज़ीर सेहत सिंध ने भी बात की, कराची में बहुत से पेशेंट्स में पाए गए हैं। ये वजह क्या हुई कि ये आए वहाँ से? यकीनन कोई ना कोई लाया होगा, कोई पैसेंजर, कोई पाकिस्तानी या फॉरनर जो ट्रैवल करके पाकिस्तान आया है। जी बिल्कुल, ये जो वेरिएंट है भारत में ये मुख्तलिफ है उन वेरिएंट से जो कि साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील या ब्रिटिश हैं, क्योंकि इसका जो शेप होता है ये फुटबॉल नुमा होता है
और उसमें कांटे कांटे लगे होते हैं और कांटों में खास किस्म के प्रोटीन्स होते हैं जो स्पाइक प्रोटीन्स कहलाते हैं और ये फिर खलियों के अंदर कुछ रिसेप्टर होते हैं उनसे जुड़कर और खलियों के अंदर दाखिल होते हैं। तो ये म्यूटेशन जो है उन प्रोटीन्स में हो गई हैं, उन कांटों में हो गई हैं जो इस फुटबॉल के ऊपर लगे होते हैं, जिसकी वजह से ये ज्यादा आसानी से अटैक कर रहे हैं और ज्यादा आसानी से इंसानी खलियों में दाखिल हो रहे हैं और बहुत कम तादाद में होते हैं तो भी फिर ये दूर तक इन्फेक्ट कर रहे हैं लोगों को। तो यही वजह है कि इसको कंट्रोल करने में बहुत मुश्किल हो रही है क्योंकि इसका फैलाव ज्यादा है और उसकी वजह से अमवात ज्यादा है, इन्फेक्टिविटी ज्यादा है। और पाकिस्तान के अंदर जो आपने कहा यकीनन ये बाहर से ही आते हैं और रोका नहीं जा सकता क्योंकि लोग जो दाखिल होते हैं पाकिस्तान के अंदर किसी भी बॉर्डर से हवाई जहाज से, अगर उनके पास नेगेटिव सर्टिफिकेट हो तो उसके कोई मायने नहीं होते क्योंकि जो पीसीआर टेस्ट होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का, उसमें 4 आदमी अगर इन्फेक्टेड होंगे और उनको आप टेस्ट करेंगे तो 3 में तो इन्फेक्शन आएगा, चौथा नेगेटिव आ जाएगा। ठीक। तो 25% जो लेकिन एक सवाल है डॉक्टर साहब, अंदर आ रहे एक हैं और सवाल है, इन्फेक्टेड हैं और मिशन दूसरे आपकी लोगों इजाजत के से लिए एक सवाल, कैरियर डॉक्टर बन साहब एक सकते सवाल हैं, है वक्त बचाते वो आ हुए, रहे हैं मुल्क के अंदर जी वक्त बचाते उनको आप हुए, रोक नहीं सकते सिवाय क्वारंटाइन करने के। दिस और व्हाट आई कोई एम रास्ता आस्किंग नहीं है आपके पास। डॉक्टर साहब, दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग कि बरतानिया ने एक फैसला किया, बड़ी उस पर तनकीद हुई कि पैसे भी देने पड़ेंगे, ठहराना भी पड़ेगा, लेकिन उन्होंने कहा जी ठीक है जहां मर्जी से आप आएंगे 14 दिन रहेंगे, होटल का किराया भी अपनी जेब से देंगे, जब हम आपको मुनासिब समझेंगे आपको क्वारंटीन से निकाल के आपको इजाजत देंगे अपने घर चले जाएं। तो क्या ये स्ट्रिक्ट फैसला हमें कर लेना चाहिए या पहले कर लेना चाहिए था? ये बिल्कुल यही रास्ता है इसको रोकने का दाखिल होने से कि आप जो भी आए, क्योंकि सऊदी अरब ने तो कहा है आप अपने मुल्क में क्वारंटाइन करके आए, लेकिन बरतानिया में तो आप बरतानिया पहुंचकर किसी होटल में क्वारंटाइन करते हैं अपने आप को और कोई 1700 पाउंड आपको देने होते हैं होटल के चार्जेस। तो ये ही वाहिद रास्ता है इसको अंदर दाखिल होने से रोकने का कि जो भी जिस मुल्क से आ रहा है तो वहां से उनको खास तौर पे ऐसे लोग जो हिंदुस्तान से या इनडायरेक्टली इंडिया से टच किया है इन्होंने या ऐसे ममालिक से जैसे ब्राजील है या दूसरे ममालिक जो कि हॉट कंट्रीज हैं जहाँ पे ज्यादा फैल रहा है ये, वहां से जो आ रहे हैं तो उनके लिए मेरे ख्याल से तो क्वारंटाइन लाजमी होना चाहिए जब तक कि हमें मुल्क में ये ले आना चाहिए कानून रेगुलेशन के ऐसे लोग जो है वो पहले क्वारंटाइन करेंगे और बॉर्डर से अंदर ना आ सके, बॉर्डर्स पर ही क्वारंटाइन करने का इंतजाम होना चाहिए, वरना फिर ये फैलेगा मुल्क। हम उम्मीद करते हैं डॉक्टर साहब कि चाहिए से बढ़ के अब इसके ऊपर कुछ ना कुछ हो जाए, कर दिया जाए हुकूमत की तरफ से। अच्छा डॉक्टर साहब, गुज़श्ता रोज़ फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जो ऑक्सीजन है मरीजों के लिए उसका इस्तेमाल 90% तक पहुंच चुका है, इस पर काइंडली वजाहत कर दें क्योंकि भारत में जो सूरत हाल है वो देखते हुए लोगों के जहनों में बहुत से सवालात हैं ऑक्सीजन को लेकर। तो ये इसका पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इसकी क्या सूरत हाल है डॉक्टर साहब? पाकिस्तान में ऑक्सीजन की भी किल्लत पैदा हो बॉर्डर लाइन पर है, हो सकती है अगर इस रफ्तार से ये बढ़ता रहा, क्योंकि ऑक्सीजन के अंदर एक तो काबिलियत होती है ऑक्सीजन को बनाने की और दूसरा होता है उसको ले जाने की दूसरी जगहों पे। तो इतनी बड़ी तादाद में ऑक्सीजन जो है वो आमतौर पे लिक्विड फॉर्म में जाता है, गैसियस फॉर्म में सिलेंडर में आप इतने ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकते। लिक्विड ऑक्सीजन को ले जाने के लिए मनफी 130 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता है, तो उसको ले जाने के लिए आपको खास किस्म के टैंकर होते हैं जिनको कैरी किया जाता है दूर और फिर वहां जाके सिलेंडर वगैरह की फिलिंग की जाती है। तो वो पूरा निज़ाम जो है इस पैमाने पर कि आपके पास ऑक्सीजन लिक्विड ऑक्सीजन आप एक जगह बने और फिर आप उसको लिक्विड के फॉर्म में मुख्तलिफ जगहों पे ले जाए, वहां पे बड़ी दुश्वारी है। आपके पास वो निज़ाम जो है बहुत महदूद है, इतना नहीं है कि आप पूरे मुल्क में सप्लाई कर सकें। तो इसकी वजह से आपको कोशिश यही करनी है कि डिमांड ऑक्सीजन की इतनी पैदा ही ना हो कि आपको ये क्राइसिस पैदा हो। आपको एसओपीज को फॉलो करके इसको कंट्रोल करें। एसओपीज में आपको सख्ती करनी चाहिए, जो भी मास्क नहीं पहने हुए किसी भी इलाके में तो वहां पे उनको कहना चाहिए कि अगर आप नहीं पहनेंगे तो हम इस जगहों पे कर्फ्यू लगा देंगे। तो थोड़ा सख्त एक्शन लेना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है, वरना आप भी भारत के खुदा ना खास्ता नक्शे कदम पे आगे बढ़ेंगे। राइट सर, मुझे याद है कि जब आप पहली दफ़ा आए यहाँ पे और आप मिनिस्टर बने, मैं 2002 की बात कर रहा हूँ, उससे पहले की भी, बल्कि आपने एक जुमला कहा, पाकिस्तान में एक इदारा था अभी भी है PCSIR, आपने कहा कि वो इक्विपमेंट और मशीनरी का ग्रेव यार्ड है। अभी हमने हाल ही में एक अपना जो वेंटिलेटर है वो ईजाद किया है, बनाया है उसे अपनी हमारे इंजीनियर्स ने। तो ये जो इदारे हैं ये उसी वक्त काम करते हैं कि जब कोई मुसीबत सर पे पड़ जाए या रिसर्च जारी रहती है? काम क्या होता है इन इदारों में? बात यह कि आपको एक पूरा स्ट्रेटजी के तहत आगे बढ़ना चाहिए
कि आपको जो असल मसला है वो हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी ये होनी चाहिए कि हम जो है हाई टेक्नोलॉजी गुड्स जो हैं, जो आला टेक्नोलॉजी के सामान हैं, उसको आप बनाएं और एक्सपोर्ट करें। अभी तक आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो सिर्फ 25 अरब डॉलर है। उसकी वजह यह है कि आप लो टेक्नोलॉजी आइटम्स, 60% टेक्सटाइल है, आप इंजीनियरिंग गुड्स, फार्मास्यूटिकल, बायोटेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह वगैरह में आप है ही नहीं। तो ये जो है आपको यही वजह है कि 330 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट छोटे से सिंगापुर की, जिसकी आबादी कराची से 1/4 है, 330 अरब डॉलर, और आप 25 अरब डॉलर में फंसे हुए क्योंकि आपके जो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन गलत रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो नॉलेज इकोनॉमी का टास्क फोर्स बनाया है, जिसके वो खुद चेयरमैन है और मैं वाइस चेयरमैन हूँ, उसकी अब जो डायरेक्शन है वो यही है कि मुल्क को एक कुदरती वसाइल की इकोनॉमी से हटाकर एक इल्म पर मबनी मईशत की तरफ ले जाया जाए, जिसमें ये जो आपने बताया वेंटिलेटर्स हैं और ऑक्सीजन है, गैसेस हैं, केमिकल्स हैं, वैक्सीन्स हैं और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, ये सब मुल्क में तैयार करें। तो इस पे बहुत सारी कोई 120 अरब रुपए की प्रोजेक्ट्स इस वक्त कुछ मंजूर हो चुकी है, कुछ मंजूर हो रही है, और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बजट में कोई 600% बढ़ोतरी आई है इन प्रोजेक्ट्स की वजह से। तो एक बहुत बड़ा खामोश इनकलाब आना शुरू हुआ है अभी, लेकिन इसी रास्ते पे हमें परसिस्ट करना पड़ेगा अगले 10 साल में, ताकि पाकिस्तान उभर कर कोरिया के रास्ते पे आगे बढ़ सके। अच्छा डॉक्टर साहब, ऑक्सीजन और जो सिलेंडर्स की कीमतें, उसके हवाले से भी एक इस वक्त जो खबरें आ रही हैं कि उसमें इजाफा हो गया है, तो ज़रा इस पे भी थोड़ा सा बता दीजिए। और दूसरा ये भी कि अगर जैसे अब हॉस्पिटल्स के अंदर लोग नहीं जा रहे हैं ज़्यादातर, या लोड इतना ज़्यादा, और घरों पे अगर किसी को सांस की तकलीफ होती है, उसे ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, तो क्या घर पे जो है मुहैया हो सकता है, वो जाके ले सकता है? और कुछ खबरें ऐसे भी हैं कि लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है, जिनको ज़रूरत नहीं है वो भी 2-2, 3-3 सिलेंडर्स खरीद रहे हैं। सो इसके ऊपर भी ज़रा काइंडली वज़ाहत करते हैं। जी, होर्डिंग तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि जितनी आपको जरूरत है उससे ज्यादा खरीद के आप जमा कर लें, इससे तो बहुत हर एक का नुकसान होता है। लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर यकीनन आप बाहर से खरीद सकते हैं, और आप जो है ऑक्सीजन एनरिचिंग मशीन्स भी मिलती हैं जो कि आप बाजार से खरीद सकते हैं, जो कि ऑक्सीजन बनाती हैं, और ये कोई 60, 70, 80 हज़ार रुपए के रेंज में मिलती है मशीनें। तो उसमें फिर आपको सिलेंडर्स की जरूरत नहीं रहती। आप इन मशीन के जरिए जो नाइट्रोजन है वो अब्जॉर्ब हो जाता है और ऑक्सीजन रिच हवा जो है वो आपको मिलती है। तो ये भी एक सूरत है। और जो ये बाजार में जो महंगे हो रहे हैं सिलेंडर्स, वो सप्लाई एंड डिमांड का मामला है कि सप्लाई जो है वो कम है और डिमांड ज्यादा है, इस वजह से मार्केट में ज्यादा कीमतें बढ़ रही हैं। हमें चाहिए कि इनको जितना ज्यादा इंपोर्ट कर सकते हैं, खासतौर पे पाकिस्तान स्टील मिल में जो प्लांट है, अगर उसको एक्शन में ला के हम, क्योंकि इस वक्त हमारे मुल्क में 110 या 120 टन की कैपेसिटी है, इसको बढ़ा के हमें कोई 400 टन रोजाना की कैपेसिटी पे लेके जाना है, ताकि ये जो डिमांड आ रही है इसको हम मीट कर सके। उसकी तरकीब यही है कि हम अपने लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट जो मुल्क में हैं उनको हरकत में लाएं, और उनसे जो लिक्विड ऑक्सीजन है फिर वो दूर दराज इलाकों में फैलाएं और फिर सिलेंडर फिलिंग करें। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अताउर रहमान साहब आपके वक्त के लिए। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, वरना सवालात जो है वो बहुत से थे। शहजाद साहब आपके जहन में भी होंगे, मेरे जहन में भी बहुत से, लेकिन इंशाल्लाह हम कल मज़ीद इसके ऊपर गुफ्तगू ज़रूर करेंगे। अभी प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मिशेल बुखारी और शहजाद रज़ा को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपनों का बहुत ख्याल रखिए, एहतियात कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।